या वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटा वो है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इससे पहले कि मैं नया चैप्टर कराऊं, मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी बेटा। प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग के मैंने आपको यूट्यूब वीडियोस भेजे हैं, वो इंग्लिश में भी हैं, वो हिंदी में भी हैं, आप उन्हें सुन लीजिएगा। ये सारे वो टॉपिक हैं जो आपने 12th में किए हैं और इसके डिटेल्ड एक्सप्लानेशन मैंने आपको जो वीडियो शेयर की है उसमें दिया गया है। अगर आपका फिर भी कोई डाउट आए तो यू कैन आस्क फ्रॉम दैट, ठीक है। वो चैप्टर्स ऑलरेडी बहुत अच्छे से उन वीडियोस में डिस्कस किए हुए हैं, बहुत अच्छी मुझे वीडियोस लगी थी, वो सुनकर मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो काइंडली डू फ्रॉम देयर दोज चैप्टर्स, प्लानिंग भी एंड ऑर्गेनाइजिंग भी। अब थर्ड यूनिट में मैं जो अगला चैप्टर करवाने जा रही हूँ वो है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ये नया चैप्टर है, इसे मैं करवा रही हूँ। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट दिया गया था पीटर ड्रकर ने अपनी किताब 1954 में जो उन्होंने पब्लिश की थी, और किताब का नाम था प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव को मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के नाम से भी जाना जाता है। पहले काम कैसे होता था और इस मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या है, ये भी काम करने के एक तरीके को बताती है। अभी तक हमने बहुत सारी अप्रोचेस पढ़ी जिसमें मैनेजर्स का काम उन्होंने अलग अलग अप्रोच में अलग अलग तरीके से बताया गया। जैसे कि आपने क्लासिकल अप्रोच पढ़ी, नियो क्लासिकल पढ़ी, मॉडर्न पढ़ी। किसी में बताया गया काम को इस तरह से करवाओ, दूसरी में बताया गया नहीं इस तरीके से कराओ, तीसरी में बताया गया नहीं इस तरीके से कराओ। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एक नया कॉन्सेप्ट था। इसमें कहा गया कि कैसे काम कराना है, काम करने का तरीका बदल दिया गया। इन्होंने कहा सबसे पहले ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है, देखो नाम से क्लियर है कि वो मैनेजमेंट जो ऑब्जेक्टिव्स से हो। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स की उद्देश्यों से जो मैनेजमेंट होती है उसे कहते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इसका क्या मतलब है? इस अप्रोच के अकॉर्डिंग कहा गया कि सबसे पहले आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को जब डिसाइड कर रहे हो तो वो ऑब्जेक्टिव मैनेजर्स और वर्कर्स मिल के डिसाइड करें। इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल द सबॉर्डिनेट्स होनी चाहिए। और उसके बाद डिसाइड किया, और इस तरह से आप काम करो कि हर एक्टिविटी जो ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है, वो जो आपने मिलके इकट्ठे ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए हैं उनको उद्देश्यों को प्राप्ति में वो हर एक्टिविटी सहायक हो सके। दोबारा से समझिए। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव डिसाइड करो। ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हुए एक बात का ध्यान रखो कि सभी की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, तो सारों को तो 500 वर्कर हैं, 500 को तो नहीं आप बिठा सकते, तो क्या करो उन वर्कर के सबॉर्डिनेट रिप्रेजेंटेटिव को बिठा लो। और जब रिप्रेजेंटेटिव मिलकर वर्कर्स के, मैनेजर्स के, सबके बैठेंगे तो इकट्ठे बैठकर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव डिसाइड करो। और ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के बाद उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो जो काम करने हैं उनको छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में बांट दो कि ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। और इस तरीके से डिसाइड करो कि हर एक एक्टिविटी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करे। तो ये बन जाएगी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। आई थिंक समझ आ गया होगा। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है, पर ऑब्जेक्टिव केवल मैनेजर्स ने अकेले बैठ के नहीं डिसाइड करना, उन्होंने सबॉर्डिनेट की हेल्प लेनी है, उनके रिप्रेजेंटेटिव को बिठाना है, उनके सजेशन मांगने हैं और मिल के डिसाइड ऑब्जेक्टिव करनी है। जब मिल के डिसाइड होते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि एम्प्लॉयज़ को लगता है हमारी भी इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर है, तो हम भी इसके अंदर शामिल हैं, और वो उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में अपनी जी जान लगा देते हैं। ठीक है बेटा। अब दूसरी बात क्या आती है? दूसरी बात कि आपने ऑब्जेक्टिव को, उद्देश्य डिसाइड कर लिए ये करना है। अब इन उद्देश्य को कैसे आपने अचीव करना है? आपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर ली, आपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ आपने इस तरह से बांटनी है कि वो अल्टीमेटली उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में आपकी हेल्प करे। हर एक एक्टिविटी उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होनी चाहिए। इस तरह से आपने एक्टिविटीज़ डिसाइड करनी है। ठीक है बेटा। तो ये होती है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। 1 मिनट के लिए मैं यहाँ पे वीडियो स्टॉप कर रही हूँ क्योंकि कोई आया है। हाँ, आप आ जाइए, आ जाइए। हाँ जी, कितने पैसे पूछते हैं? 2000 बता। 2000 मशीन में लगेंगे? नहीं, अब वो तो उसमें तो लगे 6000। 2000 तो शालिनी मैम से और से उससे 2000 शानी मैम से लिए हैं। हाँ, मिल गए? मिल गए। 2000 ले फिर आप।
एक बार गिनो ये कितने हैं। बारह सौ है ना। लो भैया ये 8, देख लो 2000 हो गए पूरे आपके। ठीक है। ठीक है। हाँ जी बेटा, तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव आपको समझ आ गया। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का मैंने बताया मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन भी होता है और मैनेजमेंट बाय रिजल्ट्स भी इसे कहते हैं। सबसे पहले आपने रिजल्ट डिसाइड करना है और उस रिजल्ट को कैसे अचीव करना है उसके लिए एक्टिविटी डिसाइड करनी है। फिर हर एक एक्टिविटी उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करे ये डिसाइड करना है, तो इसे हम बोलते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। एक और बात बता देती हूँ कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव वर्क ओरिएंटेड प्रोसेस नहीं है, ये रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस है। अब वर्क ओरिएंटेड और रिजल्ट ओरिएंटेड में क्या फ़र्क होता है। वर्क ओरिएंटेड प्रोसेस होता है कि इसमें ये डिसाइड किया जाता है कि काम कैसे हम ऑफिस में बुला लेंगे, हम काम कराएंगे, एम्प्लॉयज़ को इंश्योर करेंगे कि वो 5 घंटे काम कर रहे हैं। पर मैनेजमेंट बाय रिजल्ट्स में या मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में वर्कर को बता दिया जाता है ये टारगेट है, इसे अचीव करना है। काम करने का तरीका नहीं बताया जाता। आपका मन है आप उसे ऑफिस में करो, आपका मन है आप घर पे करो, आपका मन है आप ऑफिस के बताए हुए तरीके से करो, आपका मन है आप अपने तरीके से करो, आपको कोई नहीं रोकेगा। सिर्फ वो आपसे एंड में रिजल्ट्स मांगेंगे। अगर आप रिजल्ट्स अच्छे दे रहे हो तो वो उन्हें कोई लेना देना ही नहीं है कि आपका टेक्निक ऑफ डूइंग वर्क क्या है। तो दिस इज़ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो इसकी फीचर्स हैं ऑल एक्टिविटीज़ आर गोल ओरिएंटेड, सारी एक्टिविटीज़ उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होती हैं। इंटीग्रेशन अमंग ऑर्गेनाइजेशनल, डिपार्टमेंटल एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले इसमें ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाते हैं। अब उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम बांटा जाता है, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव डिसाइड होते हैं। और डिपार्टमेंट में अगर 10 लोग हैं तो वो 10 लोगों में से एक एक पर्सन का ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया जाता है कि आपने ये करना है, आपने ये करना है, आपने ये करना है। सिंपल तरीके से बताती हूँ। जैसे मान लो कॉलेज का 100% रिजल्ट चाहिए, प्रिंसिपल मैम ने ये बोला, तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो गया। अब डिफरेंट डिपार्टमेंट है, कॉमर्स डिपार्टमेंट, आर्ट्स डिपार्टमेंट, साइंस डिपार्टमेंट, कंप्यूटर डिपार्टमेंट, उन डिपार्टमेंट्स को बोल दिया क्या आपका 100% रिजल्ट आना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन का था, कॉलेज का 100%, फिर आ गया डिपार्टमेंट का, डिफरेंट डिपार्टमेंट का 100% रिजल्ट चाहिए। अब हर डिपार्टमेंट में 10 लोग काम कर रहे हैं तो हर 10 डिपार्टमेंट के हर पर्सन के पास टारगेट चला गया कि मेरा इंडिविजुअल रिजल्ट 100% आना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे काम होता है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, फिर डिपार्टमेंट का, फिर हर इंडिविजुअल का। आगे है एमबीओ व्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन एज डायनेमिक एंटिटी। एमबीओ मानता है कि ऑर्गेनाइजेशन एक बदलती हुई एंटिटी है। इसमें ये नहीं है कि एक ही तरह के काम करने के तरीके फिक्स कर दो, जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती रहेगी हमारा काम करने का तरीका बदलता रहेगा, ये इसे मानता है। एमबीओ इज़ ए पार्टिसिपेटिव अटेम्प्ट। ये मैंने आपको बताया था कि इसमें एम्प्लॉय की पार्टिसिपेशन को महत्व दिया जाता है। एमबीओ मैचेस द ऑब्जेक्टिव एंड रिसोर्सेज। एमबीए में पहले उद्देश्य डिसाइड किए जाते हैं और उद्देश्य के बाद उद्देश्य डिसाइड करने के बाद उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे, क्या क्या संसाधन लगेंगे, उन्हें भी अरेंज करने की कोशिश की जाती है और इनको मैच किया जाता है, क्योंकि उद्देश्य बिना रिसोर्सेज के जो है प्राप्त नहीं किए जा सकते। आगे है एमबीओ इज़ ए फिलॉसफी नॉट ए टेक्निक। ये मैंने अभी बताया कि एमबीओ एक फिलॉसफी है कि हमें काम करना है, टेक्निक नहीं है। काम करने का तरीका नहीं बताएगा कि ऐसे करो ऐसे करो, बस एक उद्देश्य है कि अगर सभी मिलजुल कर उद्देश्य डिसाइड करते हैं और मिलजुल कर उद्देश्य की प्राप्ति में कंट्रीब्यूट करते हैं तो उद्देश्य प्राप्त हो जाते हैं। किसी का काम करने का तरीका क्या है इसमें कोई भी जो है इंटरफेयर नहीं करता है।
MBO गिव्स मोर वेटेज टू रिव्यू एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। MBO में महत्व इस बात पे दिया जाता है कि हमने आपको टारगेट दिया था, आपने उसे अचीव कर लिया या नहीं कर लिया, तो आपका रिव्यू, आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल टाइम टू टाइम किया जाता है। अगर काम करने के दौरान आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल हुआ और आप टारगेट सही टाइम पे अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो आपके वो कारण जानने की कोशिश करेंगे और आपको हेल्प करेंगे कि जहां आपकी प्रॉब्लम है उसे दूर करें, ताकि आप उद्देश्यों की प्राप्ति टाइम पे कर सकें। MBO गिव्स मोर वेटेज टू रिजल्ट नॉट टू वर्क। वही बात है, ये उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं इस पे जोर देता है। ये नहीं कि आपका इतना घंटे का आज काम है, ये आपको करके जाना है, ये नहीं करता है। आगे है प्रोसेस ऑफ MBO की प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या रहती है। इसमें बेटा 6 सब्जेक्ट हैं, स्टेप हैं। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सेटिंग। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है। ये मैंने आपको बताया, जैसे कॉलेज का ऑब्जेक्टिव सेट किया, और सेट करने के टाइम अकेले प्रिंसिपल नहीं बैठेंगे, सारे डिपार्टमेंट के लोग बैठेंगे, सारे एम्प्लॉयज़ के रिप्रेजेंटेटिव। अब हर डिपार्टमेंट का हेड को अगर बिठा दिया तो हो गया, सबका रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो इस तरह मिलजुल कर एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव जो है डिसाइड किया जाता है। दूसरे नंबर पे आता है डिटर्मिनेशन ऑफ की रिजल्ट एरिया। अब की रिजल्ट एरिया होते हैं वो इम्पॉर्टेंट एरिया जहाँ पे प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होता है और अगर लॉस हो तो वहाँ से भी बहुत तगड़ा होता है। अब सिंपल सी बात है, आपके कॉलेज में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, कॉमर्स डिपार्टमेंट है, आर्ट्स डिपार्टमेंट है, साइंस डिपार्टमेंट है, BJMC है, BTTM है। तो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट BA है, 240 बच्चे, उसके BA और BCom है, दोनों में 240 बच्चे हैं। तो हमारे ये की रिजल्ट एरिया हो जाते हैं कि अगर यहाँ फेल हुआ ना तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट ख़राब होगा, और यहाँ अच्छा आया ना तो बहुत अच्छा आएगा, तो इन पे फोकस करो। या फिर मान लो किसी एक डिपार्टमेंट के रिजल्ट पिछले कई सालों से गिरते चले जा रहे हैं, बच्चे उसमें लगातार फेल होते हैं, तो की रिजल्ट एरिया वो इम्पॉर्टेंट एरिया होते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी फाइनेंस ऐसा डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है, प्रोडक्शन ऐसा डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो उसको डिटर्मिन किया जाता है कि ये इम्पॉर्टेंट एरिया ऐसे हैं जहाँ पे हमें हमेशा ध्यान रखना है। तीसरा है सबॉर्डिनेट ऑब्जेक्टिव सेटिंग। उसके बाद हम अपने सबॉर्डिनेट के ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के कर लिए, इंपॉर्टेंट एरिया सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद सबॉर्डिनेट्स के ऑब्जेक्टिव हम सेट करते हैं। जैसे मैंने बताया कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव सेट किया कि एक डिपार्टमेंट में 10 लोग हैं, कि 10 के 10 को ड्यूटी दे दी कि तुम्हारा 100% रिजल्ट चाहिए। उसके बाद है मैचिंग ऑब्जेक्टिव एंड रिसोर्सेज, कि आपको ऑब्जेक्टिव और रिसोर्सेज मैच करने हैं। उद्देश्य ये है, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ये रिसोर्सेज हैं, तो आपके रिसोर्सेज उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सफिशेंट होने चाहिए, ना कम होने चाहिए ना ज़्यादा होने चाहिए। ज़्यादा होंगे तो वेस्ट होंगे, कम होंगे तो आप उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकोगे। आगे है पीरियोडिक मीटिंग। बीच बीच में आप मीटिंग बुलाकर देखते रहेंगे कि हाँ, आप बताइए आपको ये काम दिया गया था, तो क्या आपके उद्देश्य प्राप्ति में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई परेशानी तो नहीं आ रही, टाइम पे आप पूरा काम इस टाइम तक इतना हो जाना चाहिए था, आपका हो गया या नहीं हो गया। तो बीच बीच में एक इवैल्यूएशन चलता रहता है, उसमें अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो वहाँ पे उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। लास्ट है फाइनल परफॉर्मेंस अप्रेजल। सबसे लास्ट में फाइनल पूछा जाता है कि ये टारगेट आपको दिया गया था, अब बताइए अचीव हो गया या नहीं हुआ। हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो फिर कारण पता लगाएंगे और उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। आगे है एडवांटेजेस ऑफ MBO। क्या क्या फ़ायदे हैं। पहला, इंसेंटिव फॉर सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट का मोराल बूस्ट होता है जब उससे पूछा जाता है ना, आप बताओ हम ऑर्गेनाइजेशन का क्या टारगेट रखें, क्या अचीव करना चाहते हो आप लोग। तो जब उनसे पूछ के ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया जाता है तो उनको ये फीलिंग आती है कि हमारी भी इम्पोर्टेंस है, हमसे पूछा जाता है, हमें रिकॉग्निशन दिया जाता है, हमें अपने सुझाव देने का मौका दिया जाता है। इससे उनका मोराल बूस्ट होता है। और इसी से सेकेंड पॉइंट है इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन नेटवर्क। जब दो पार्टीज आपस में आमने सामने बैठ के अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, अपने सजेशंस बताते हैं ना, तो उससे क्या होता है, कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव होता है, क्योंकि मन की बात मन में नहीं रहती, वो लोग एक दूसरे को बताते हैं।
आगे बेटर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज़। आपने एक्टिविटी डिसाइड की, ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, इस एक्टिविटी के लिए ये रिसोर्सेज हैं, इस एक्टिविटी के लिए ये रिसोर्सेज हैं, इस एक्टिविटी के लिए ये रिसोर्सेज हैं, तो प्रॉपर मैच हो जाता है, ना कोई रिसोर्स कम पड़ता है ना ज़्यादा पड़ता है, वेस्टेज नहीं होती, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का। मीनिंग एनकरेजेस इनोवेशन। जब हमसे पूछा जाता है ना हम क्या करें, कैसा करें, मिलकर डिसाइड करते हैं, लोगों के दिमाग में नए नए आइडियाज़ आती हैं, नई नई इन्वेंशंस आती हैं, तो वो नए आइडिया आपको और कई अपॉर्चुनिटी जो आप सोच भी नहीं रहे होते ना, तो कई बार ऐसा बढ़िया आइडिया क्लिक करता है कि वो मार्केट में आपको कई गुना ज़्यादा सक्सेस दिलवा देता है। तो MBO की वजह से, पार्टिसिपेशन की वजह से इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है। मिनिमाइजेस एम्बिग्यूटी, धुंधलापन दूर करता है, क्योंकि देखो मैनेजर अगर कोई ऑर्डर दे देता है और वर्कर उसे एग्जीक्यूट करता है तो दिमाग में वर्कर की कई चीज़ें होती हैं, पता नहीं ये ऐसे करना है, ये क्यों हमें दिया गया है, ऐसा करेंगे तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा। लेकिन जब ये चीज़ें मिलकर डिसाइड होती हैं तो किसी के दिमाग में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि सारे जो इफ़ एंड बट होते हैं वो मीटिंग के दौरान मैनेजमेंट भी निकाल लेती है और एम्प्लॉय भी निकाल लेते हैं, और इफ़ बट वहीं पे क्लियर हो जाते हैं और पूरी कंप्लीट क्लैरिटी होती है, एम्बिग्यूटी दूर हो चुकी होती है। सेल्फ कंट्रोल, हमें किसी की सुपरविज़न की ज़रूरत ही नहीं है। मेरा पर्सनल टारगेट है कि मेरे सब्जेक्ट में मेरा 100% रिजल्ट आना चाहिए, तो मुझे किसी को क्यों कहने की ज़रूरत पड़ेगी, कोई मेरे को चेक क्यों करे कि मैं पढ़ा रही हूँ नहीं पढ़ा रही हूँ, मेरे बच्चों को आता है नहीं आता। मुझे पता है कि मेरा 100% रिजल्ट मुझे चाहिए, तो मेरा सेल्फ कंट्रोल है कि मुझे अपने बच्चों को सिलेबस टाइमली ख़त्म कराना है, रिवीजन की कोशिश करनी है, तो मुझे ऊपर के कंट्रोल की ज़रूरत नहीं होगी। क्लैरिटी ऑफ की रिजल्ट एरिया, हमें पता होते हैं की एरिया कौन से हैं। मुझे पता है कि अगर मैं कॉमर्स में बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा रही हूँ तो मेरा की रिजल्ट एरिया ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है MBO का, डिसीजन मेकिंग का, जो बच्चों के लिए नए चैप्टर हैं। जो पुराने चैप्टर हैं, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डिपार्टमेंटेशन है, ये मेरे की रिजल्ट एरिया नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, क्योंकि ये मैं जितना बच्चा कर लेगा, जहाँ से भी कर लेगा, उसने 12th में पढ़ा हुआ है, वो इसे क्लियर कर जाएगा। लेकिन जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का चैप्टर है, जो आगे डिसीजन मेकिंग का चैप्टर मैं कराऊंगी, ये मेरे बच्चों के लिए नए चैप्टर है, की रिजल्ट एरिया है, इसमें मुझे ज़्यादा फोकस करना है, इसमें मुझे ज़्यादा जोर डालना है और इसे बच्चों को भी ज़्यादा जोर डालना है। तो यहाँ पर अगर कम ज़्यादा हुआ तो बच्चे को दिक्कत आएगी। ईजियर टू इम्प्लीमेंट चेंज तो होते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। जब हम अगर चेंज को इम्पोज करते हैं, फोर्सफुली किसी के ऊपर थोप देंगे तो अपोजिशन की पूरे चांसेस हैं। लेकिन अगर चेंजेस को अपोज हम नहीं करते हैं तो जब हम मिल बैठ के डिसाइड करते हैं कि ये चेंज ऑर्गेनाइजेशन में लाना है, बताओ आपके क्या व्यू है, आप क्या सजेस्ट करते हो, और सामने वाला भी वैसे बताता है अपनी दिक्कत वगैरह, और हम उसे आपस में बैठ के सुलझाते हैं, तो जब चेंज को इंट्रोड्यूस करना है उस वक्त दिक्कत नहीं आती, ईजिली चेंजेस इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। और चेंजेस हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में लाने पड़ते हैं फॉर बेटर सक्सेस। प्रॉब्लम क्या क्या है, लिमिटेशंस क्या क्या हैं। पहला, मोर प्रेशर ऑन एम्प्लॉय, कर्मचारियों के ऊपर बहुत प्रेशर है। आपने टारगेट तो ले लिया मैंने कि 100% रिजल्ट चाहिए, पर क्लास में मैं पढ़ा रही हूँ पर सामने वाला पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा ये नहीं पता, तो मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर है कि एक एक बच्चे का मैं पूरा वो देखूँ कि पूरा सिलेबस टाइम पे होना चाहिए। हमें बहुत सारे ऑफिशियल वर्क और हैं, कई बार पर्सनल फ्रंट पे हमें, अब जैसे कई दिनों से मैं छुट्टी पर थी और आगे भी शायद मुझे जाना पड़ेगा 2 दिन के बाद, तो अब मुझे चिंता क्या हो रही है कि मैं तो छुट्टी पे जा रही हूँ ऑफिशियली, पर मेरा सिलेबस तो कंप्लीट होना चाहिए ना। तो मेरे ऊपर एक प्रेशर है कि मुझे समहाउ अपना सिलेबस टाइम पे करवाना है, तो मैं वो प्रेशर लेके चलूँगी। इसलिए आज मैं थोड़ा स्पीडली पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर भी प्रेशर है कि मेरे बच्चों का लॉस ना हो। और ये मेरा चैप्टर जो है की रिजल्ट एरिया है। वेस्टेज ऑफ टाइम, जो ये बार बार की डिस्कशंस होती हैं, बार बार की पीरियोडिक मीटिंग होती है, बताओ कितना सिलेबस हो गया, कितना हो गया, तो ये सारी चीज़ें अननेसेसरी टाइम की भी वेस्टेज करते हैं। वेस्टेज ऑफ वैल्यूएबल रिसोर्सेज, एक एक एक्टिविटी के लिए रिसोर्सेज देना, वहाँ पे भी रिसोर्सेज की देखो, टाइम भी एक रिसोर्स है, एफर्ट भी रिसोर्स है, एनर्जी भी वेस्ट है। कई बार जो होता है हम लोग इन्वॉल्वमेंट तो ले लेते हैं एम्प्लॉयज़ की, वो भी कह देते हैं हाँ जी हम करेंगे, पर उस केस में वो ये नहीं देते, कई बार रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो जाती है। जब हम नई चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं ना, चेंजेस को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हमें पुराना एक्सपीरियंस तो होता नहीं, तो ट्रायल एंड एरर मेथड से चलते हैं, उसमें वेस्टेज ज़्यादा होती है।
इनकम्प्लीट सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट। कहने को तो मैनेजमेंट कह देती है कि हाँ जी आइए डिपार्टमेंटल हेड्स अपनी अपनी सजेशन दो, पर अंदर ही अंदर उन्हें पता होता है हमने सिर्फ इनसे पूछना है, डिसीज़न तो हमने लेना है। तो वो कंप्लीट सपोर्ट नहीं होती, आपकी वो बात काटते हैं। जो आप जिस सेंस में कहना चाहते हो आप कह सकते हो, या तो वो कहने नहीं देते पूरी तरह, कहने भी दे तो उस तरह इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो इनकम्प्लीट सपोर्ट मिलती है। कंप्लीट सपोर्ट सिर्फ कहने के लिए होती है। डिफ़िकल्टी इन ऑब्जेक्टिव सेटिंग, ऑब्जेक्टिव आपको डिसाइड करना है और सारे लोगों को बिठा के करना है, बड़ा मुश्किल है। आपको अपने एग्ज़ाम के लिए, रिजल्ट के लिए भी टारगेट सेट करना हो ना, आप अपने पेरेंट्स को बिठा लो, भाई बहन को बिठा लो और खुद बैठ जाओ और फिर टारगेट सेट करो कि इस बार आपको कितना रिजल्ट आना चाहिए। वो आसान लगेगा, या आप अकेले खुद बैठ के अपना लेवल देखोगे, अपनी सिचुएशन देखोगे और फिर डिसाइड करोगे कि इस बार मेरे इतने % का मैं स्कोर का टारगेट रखता हूँ, वो आसान है। तो ऑब्वियसली आपको पहला मेथड डिफ़िकल्ट लगेगा। पेरेंट्स में मम्मी कहेगी इतने % आने चाहिए, पापा ये कहेंगे, भाई कुछ अलग कहेगा, बहन कुछ अलग कहेगी, आपका लेवल कुछ और होगा। तो ऑब्जेक्टिव अकेले बैठ के डिसाइड करना आसान है, सबके साथ मिलके बैठ के डिसाइड करना मुश्किल है। डिफरेंट डिपार्टमेंट वालों को बुला दिया कि 100% रिजल्ट दो। अब मुझे तो पता है कि ये डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें कई बच्चे तो आते ही नहीं हैं, कईयों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, तो वो बच्चे 100% कैसे कर लेंगे। कुछ बच्चे हमारे मतलब बहुत सारी दिक्कतें होती हैं कुछ बच्चों के साथ। अब मेरे पास एक स्टूडेंट मेरी फाइनल ईयर की ऐसे है जिसे सुनने में प्रॉब्लम है। अब बताओ उस बच्चे से मैं क्या उम्मीद करूं? 100% रिजल्ट देने के लिए हम क्या करें? ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, उस बच्चे को ऑनलाइन सुनाई नहीं देता है, फ़ोन है, इंटरनेट है, पर सुनाने देने में प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे हमारे लिए चैलेंज है। तो इस तरह की दिक्कतें हमें फेस करनी पड़ती है। मोर इम्पॉर्टेंस टू शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, इसमें ना छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा, मतलब जो जल्दी अचीव हो जाएं उसके ऊपर इम्पॉर्टेंस दी जाती है। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव नहीं सोचा जाता। ठीक है, 100% रिजल्ट लाना एक सेमेस्टर में ले आओगे, 2 में ले आओगे, हर बार लाना बड़ा डिफ़िकल्ट है। आप पढ़ाओगे पर सामने वाले के साथ कई बार दिक्कतें ऐसी होती हैं, जो मैंने अभी बताया, स्टूडेंट जिसे हियरिंग की प्रॉब्लम है। अब बताओ मैं उसे क्या कहूँ, मतलब हाउ कैन आई हेल्प हर कि मैं उसे मैक्सिमम अटेंडेंस दे सकती हूँ, बस। और तो कोई हेल्प नहीं मैं उसकी कर पाऊँगी। उसे समझा सकती हूँ, पर समझाऊँगी मैं, पर उस बेचारी को सुनना भी तो, मतलब सुनाई भी तो दे, तभी मैं उसे समझा पाऊँगी। तो ऐसी दिक्कत में हम लोग जो है ना, ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म ही होते हैं, ऐसे लंबे टाइम तक नहीं चलते हैं। लैक ऑफ सबॉर्डिनेट्स पार्टिसिपेशन, सबॉर्डिनेट भी पार्टिसिपेट करने में हिचकिचाते हैं। उन्हें भी लगता है कि मैनेजर के सामने हम क्या ये बात बोलें या ना बोलें, तो वो भी हिचकते हैं, हेजिटेशन दूर नहीं होती। इसलिए जो है वो अपना कंप्लीट जो मन में सजेशन होता है वो ऑफ चेयर को नहीं दे पाते हैं। आगे है सजेशंस कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जितनी भी आपकी कमियां थी इन्हें दूर कर दो, एम्प्लॉय के ऊपर प्रेशर को कम कर दो। टॉप मैनेजमेंट को चाहिए कि वो कंप्लीट सपोर्ट दे। ठीक है, अपने स्टाफ के लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर दो। आप पार्टिसिपेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करो। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को इम्पोर्टेंस दो, सबॉर्डिनेट की इम्पोर्टेंस को समझो, वैल्यू ऑफ टाइम समझो, वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज समझो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन दिक्कतों को दूर करके मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव से अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हो। सो दिस चैप्टर इज कम्प्लीटली डन। इट इज़ माई दिस चैप्टर वाज माई की रिजल्ट एरिया, एंड एज आई हैव टू गो ऑन लॉन्ग लीव, सो somehow I try to sum up all the topics in this video only। तो कल जो मैं करवाऊँगी एक नेक्स्ट नया चैप्टर करवाऊँगी, डिसीजन मेकिंग। तब तक मैंने आपको बताया जो पुराने चैप्टर्स की वीडियो मैं प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजिंग की कर चुकी हूँ, आप वहाँ कीजिए। सारे टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। हिंदी में समझा रखा है, इंग्लिश में समझा रखा है। कोई डाउट हो तो बेटा आप मेरे से ज़रूर लीजिएगा। और सभी बच्चे जिन्होंने असाइनमेंट अब तक जमा नहीं कराई, मैंने मेल ID दी है, मेल ID के ऊपर शेयर कर दीजिए, क्योंकि उसके बेसिस पे मुझे आपको इंटरनल मार्क्स देने हैं। तो अभी तक का मैं आपको बता रही हूँ कि आपका प्लानिंग फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है, थर्ड यूनिट में प्लानिंग जो है वो मैं आपको वीडियो में दे चुकी हूँ। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव आज मैंने करा दिया, डिसीजन मेकिंग मैं कल आपको कंप्लीट करा दूँगी। और फोर्थ यूनिट में ऑर्गेनाइजिंग की मैं वीडियोस शेयर कर चुकी हूँ। उसके बाद
हमारा डिपार्टमेंटेशन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन, ये 3 टॉपिक रह जाएंगे जिनकी वीडियो मैं आपके साथ टाइमली शेयर कर दूंगी। और इसमें भी डिपार्टमेंटेशन और डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, ये तीनों आपके पुराने टॉपिक हैं, तो इनकी भी मैं आपके साथ यूट्यूब वीडियोस भी शेयर करूंगी, आप वहाँ से भी सुनिएगा, ठीक है। कल के लिए मैं एक नया चैप्टर लूँगी, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के बाद डिसीजन मेकिंग, दैट इज़ ऑल्सो माई की रिजल्ट एरिया, इंपॉर्टेंट एरिया है और मेरे बच्चों के लिए भी है। होप यू गेट टू नो ऑल द पॉइंट्स क्लियरली।